हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर ने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025, जिसमें हम सभी शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 को आपके साथ डिस्कस करवाएंगे विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इस प्रकार का किसी भी एग्जामिनेशन को तैयार कर रहे हैं तो ये सीरीज सभी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगी। सेंटर लेवल पे आईबी एग्जामिनेशन या रेलवे एग्जामिनेशन को भी अगर आप रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सीरीज हेल्पफुल रहेगी। स्टेट लेवल पे भी ये सीरीज आपको मदद करेगी अपनी जनरल स्टडी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज हम पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 to 9 ऑलरेडी नहीं देखे तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। Who among the following is the world renowned exponent of bamboo flute? Bamboo flute से कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरि प्रसाद चौरसिया जी वो बैम्बू फ्लूट के साथ कनेक्टेड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ये पर्सन जो है इनको बहुत ही रिनाउंड अवार्ड्स मिले हैं। पद्म विभूषण अवार्ड जो हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है वो भी इनको 2000 ईयर में मिला है। एंड पद्मा भूषण जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है वो भी इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में इनको मिला है। ये पर्सन हरि प्रसाद चौरसिया जी बहुत ही फेमस पर्सन है, आपने ज़रूर देखे होंगे। और ये बैम्बू फ्लूट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्टेड है, आपने ये याद रखना है। इनके अवार्ड्स का भी क्वेश्चन आता है, वो भी आपको जरूर याद रखना है। पद्म विभूषण इनको कौन से ईयर में मिला, पद्म भूषण इनको कौन से ईयर में मिला, और संगीत नाटक अकादमी कौन से ईयर में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट जब भी वर्ड आएगा आपके इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में तो नेट इन्वेस्टमेंट वो रहती है जहां पे कैपिटल एसेट क्रिएट किया जाता है। और नेट का मतलब है कि उसमें से कुछ चीजें माइनस हो जाएंगी आफ्टर 1 ईयर। और वो क्या चीज माइनस होती है? डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती है। कैपिटल एसेट जब क्रिएट किया जाता है तो ये लेके चला जाता है कैपिटल एसेट। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी कोई बाय कर रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो मशीनरी की कुछ वेयर एंड टेयर होगी जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्पैन यानी कि उसकी जिंदगी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो वेयर एंड टेयर को डेप्रिसिएशन अमाउंट में हम माइनस करते हैं और वो चीज नेट में चेंज हो जाती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट, याद रखें इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉन द आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो इंडिया ने 2 बार आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। फर्स्ट जो जीता है दैट इज 1983 एंड सेकेंड जो जीता है वो 2011 में जीता है। दोनों ही आपको आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप का जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात है और 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनशिप के अंडर जीता है हमने उसको, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की कैप्टनशिप में। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। वन जो हमने जीता है दैट इज 1983 एंड द सेकेंड वन इज इन 2011 में सेकेंड वर्ल्ड कप जीता गया। ये दोनों ही आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और इसको रिस्पेक्टिव फाउंडर्स के साथ आपने मैच करवाना है। तो यहाँ पे आंसर आपने देखना है। ये हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में करते हैं, अच्छे से याद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 4th आंसर आना है सर विलियम जोन्स। आपने याद कर लेना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड हैं सर विलियम जोन्स। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस के साथ कनेक्टेड हैं जोनाथन डंकन जी। फोर्ट विलियम के साथ कनेक्टेड हैं वेलेस्ली जी, और कलकत्ता मदरसा के साथ कनेक्टेड हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखें, अगर आपको एक भी इसमें आंसर आपका आता है आपको तो आपका आंसर इसमें बन जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो मैं कह रही हूँ वो कह रहे हैं कि विलियम जोन्स के द्वारा हम कह रहे हैं कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 और 4 एक ही जगह पे कनेक्टेड है और आपका आंसर 3 बन जाता है इसके अंदर। बाकी चीजें भी आपको जरूर आनी चाहिए, बाकी सोसाइटीज को भी किसने फाउंड किया। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे 3। और बाकी चीजों के बारे में भी एक क्विक हम डिस्कशन कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसे मैंने बात की, कौन से ईयर में? 1784 में इसको बनाया गया, फाउंड किया गया बाय विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो है ये बनाया गया 1791 में और जोनाथन डंकन जी के साथ ये कनेक्टेड है, फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन जी। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये भी हमने बात की, वेलेस्ली के साथ ये कनेक्टेड है, वेलेस्ली। ठीक है, और ईयर है 1800 का। कलकत्ता मदरसा जो है ये फाउंड बाय हास्टिंग्स है एंड जो हमारे पहले गवर्नर जनरल रहे, और ईयर कौन सा रहेगा? 1781 का ईयर रहेगा। ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है कि फर्स्ट मदरसा कहाँ बनाया गया, तो कलकत्ता में बनाया गया था। ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, कौन से ईयर में बनाया गया? 1781 की बात है।
नेक्स्ट देखें, कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कथकली ये हमारे क्लासिकल डांसेस में से बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस है, और क्लासिकल डांसेस टोटल 8 और कई जगहों पे 9 भी कह देते हैं अगर हम 6 को ऐड कर दें। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है कथकली तो बहुत ही फेमस है, दैट इज केरला का डांस है। और आपको इस प्रकार से सारे ही 8 to 9 जो हैं क्लासिकल डांसेस तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आपको जरूर याद रखना है। हम क्विकली डिस्कस करवा देती हूँ। भरतनाट्यम तो आपको जैसे पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का डांस माना जाता है, इनको सादे डांस भी कई बार भरतनाट्यम को कह दिया जाता है। कथक जो डांस है उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया का माना जाता है। कथकली अभी बात हुई जिसकी, केरला का डांस। और इसी प्रकार से मोहिनाट्टम जो है ये भी केरला का। वन इज मोस्ट प्रोफाउंडली जो है मेन के द्वारा किया जाता है, दूसरा जो है विमेन के द्वारा। उड़ीसी तो नाम से ही बता रहा है उड़ीसा का डांस है। मणिपुरी भी नाम से आपको पता लग जाएगा, मणिपुर का। कुचिपुड़ी का भी क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में रहता है, आंध्र प्रदेश का है। सात्रिया डांस का भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, असम का को बिलोंग करता है। छौ डांस जो है कई बार इसको फोक डांस, कई बार इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में पुट कर दिया जाता है। उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों जगहों पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये 8 to 9 डांसेस क्लासिकल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस में। आपको इनके कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का नाम भी जरूर आना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी सभी को पता होगा, इसके बारे में अंदाजा रहेगा बिकॉज आपको सबको पता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, जमशेदजी टाटा जो हैं जिनके द्वारा टाटा इंडस्ट्री बाद में डेवलप हुई है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो पहली हमारी मानी जाती है आयरन एंड स्टील की कंपनी। और ये जमशेदजी टाटा, जिनके आगे जाके जो सक्सेसर में रतन टाटा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे जो रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, तो ये जमशेदजी टाटा जो हैं इनके द्वारा ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एक बार जो है ओल्डेस्ट आपकी जो है ये बनाई गई थी। और इस प्लांट के जो ऑपरेशन प्रोडक्शन है वो कब से स्टार्ट हो गई, 1912 से स्टार्ट हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, The magnificent Kailash temple at Ellora was built during the reign of which of the following Rashtrakuta king। तो ये मैं अपने डिटेल लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये रहता ही है। कैलाश टेम्पल का क्वेश्चन n नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जामिनेशन में आ रखा है। कैलाश टेम्पल जो एलोरा वाले हैं वो कृष्णा वन राजा ने उसको बनवाया था, और वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इसका क्वेश्चन भी आपको आता है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कई बार पहले राजा का जिक्र भी आ जाता है, वो दंती दुर्ग राजा हैं जो पहले राजा हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। तो ये आपका आंसर इसमें कृष्णा वन बनता है। बहुत ही फेमसली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आपको आना ही चाहिए ये। इसी प्रकार से और भी कुछ टेम्पल्स के बारे में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ये किनके द्वारा बनाया गया, तो नरसिंह देव जी के, जो कि गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। सन टेम्पल कहाँ बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। सन टेम्पल कोणार्क का है और उड़ीसा के अंदर ये है सन टेम्पल, और यशोवर्मन एंड गंगा डायनेस्टी अगेन के द्वारा ये बनाया गया। कैलाश टेम्पल जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, कृष्णा वन राजा और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय पे बनाया गया। एलिफेंटा केव्स इस प्रकार से जो है नरसिंह वर्मन एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी अगेन। इसके अलावा आपका जैन टेम्पल का क्वेश्चन भी काफी बार आता है, ऑफ दिलवारा, ये बहुत ही बार आता है आपके एग्जामिनेशन में। राजा जो थे वो विमल राजा के द्वारा बनाया गया, जो कि सोलंकी रूलर्स थे। लास्ट हम देखेंगे अंकोर वट टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, कंबोडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर ये टेम्पल ही नहीं है अंकोर वट, लेकिन एक समय पे इतना ज्यादा फेमस था बिकॉज सबसे बढ़िया जो सबसे लार्जेस्ट जो माना जाता है रिलीजियस टेम्पल है वो अंकोर वट माना जाता है, और इसलिए, और ये है कहाँ पे, कंबोडिया में है। हिंदुइज्म प्लस बुद्धिज्म के ऊपर भी ये जो है कनेक्टेड टेम्पल है और कंबोडिया के अंदर है। लॉर्ड विष्णु और द्राविडियन मॉडल पे वैसे स्थापित था, आगे जाके बुद्धिज्म के साथ भी ये टेम्पल जो है कनेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हेमिस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ फेस्टिवल्स के बारे में भी आपने जरूर याद करके जाना है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है फेस्टिवल्स का क्वेश्चन। द हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द हेमिस मोनास्ट्री लद्दाख। लद्दाख के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है।
टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी, किसकी बर्थ एनिवर्सरी? गुरु पद्मा संभव जी की बर्थ एनिवर्सरी को बनाया जाता है, जो कि फाउंडर माने जाते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के। तो हमें सबको पता है 3 प्रकार के बुद्धिज्म लोग जो हैं 3 प्रकार से बुद्धिज्म को मानते हैं। एक है हिनयाना की तरह, एक महायाना की तरह और एक तिब्बतियन बुद्धिज्म भी रहता है जो लद्दाख साइड में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया? तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया जो है वो भोपाल लेक को कहा जाता है। भोपाल लेक याद रखना है आपने, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने याद रखना है। In 2002, Zakir Hussain became the youngest percussionist to be honored with which of the following award? कौन से अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया? इट इज पद्म भूषण अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया जाकिर हुसैन जी को। और अपने जो उनकी एक फील्ड है तबला प्लेयर, आपको पता है सबको कि जाकिर हुसैन जी बहुत ही फेमस तबला प्लेयर हैं और इस फील्ड को एक परकशनिस्ट का सब पार्ट कहा जाता है। परकशनिस्ट इसी प्रकार की जो इंस्ट्रूमेंट्स को जो है प्ले करते हैं और उसमें एक तबला भी उसमें एक आता है कैटेगरी। उसके अंदर पहले और यंगेस्ट जो हैं वो बने थे जाकिर हुसैन, जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो ध्यान रखें उस समय पे वो कितने ईयर के थे? वो 51 ईयर्स के थे जब 2002 में उनको ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट देखें, माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। ये माइक्रोब्स हैं और ध्यान से अगर देखोगे तो आपके एनवायरनमेंट का ये पार्ट रहा होगा या फिर आपका केमिस्ट्री का पार्ट रहा होगा या फिर आपके बायो का पार्ट रहा होगा। साइंसेस में से किसी का में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट रहता है। ये हम अपने डिटेल लेक्चर में स्टूडेंट्स को समझाते हैं। राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट रहते हैं। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय पे ये काम करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन या फिर फिक्स करने के लिए उसको सॉइल में ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। और अब इसको देखेंगे हम आगे, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। ये एक बिकॉज लेक्चर जो है हमारा फास्ट लेक्चर रहता है, लेकिन क्विकली एक बार डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट रहती है अगर उसको प्लांट्स ने अब्जॉर्ब करना है। एक तो डायरेक्ट फिक्सेशन राइजोबियम कर देता है रूट नोड्यूल्स में पल्सेस की फॉर्म में। दूसरा, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसको एजोटोबैक्टर पहले वर्क करता है उसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे जब वो अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, अमोनियम आयंस में, तो नाइट्रोसोमोनास, जिस बैक्टीरिया की बात हो रही थी वहां पे, उसको नाइट्राइट्स में चेंज करता है। अमोनियम्स को नाइट्राइट्स में चेंज करने के लिए नाइट्रोसोमोनास वर्क करता है और नाइट्राइट्स को आगे नाइट्रेट्स में चेंज करने के लिए नाइट्रोबैक्टर वर्क करता है। तो इस प्रकार से ये सारे बैक्टीरियाज जो हैं ये नाइट्रोजन साइकिल के साथ कनेक्टेड हैं। अभी आपको एग्जामिनेशन में 3 बैक्टीरियाज के बारे में पूछा गया, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। वैसे आपको एजोटोबैक्टर का आ जाए तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सिडोमोनास की बात करें तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल का ही पार्ट रहता है। जब सॉइल नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में चेंज होना होता है तो ये सिडोमोनास भी वर्क करता है डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। तो ये सारे ही जो बैक्टीरियाज हैं दे आर कनेक्टेड विद नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, with reference to Sepoy mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldiers at Meerut start the journey to Delhi? ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है कि जब 1857 में हमें सबको पता है कि मेरठ से वो म्यूटनी स्टार्ट हुई 1857 की। तो जब वो स्टार्ट हुई तो वो कब से स्टार्ट किया उन्होंने मार्च करना? वो मेरठ के सिपाही सारे दिल्ली पहुंचे थे। तो स्टार्ट कब करी? 10 मई को, ध्यान रखें। और वहां पहुंचे कब? अगर क्वेश्चन आ जाए दिल्ली कब पहुंचे तो 11 मई को वहां दिल्ली में वो पहुंच गए। मेरठ के सिपाहीज, जब वो बगावत उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी 1857 की फेमस जो म्यूटनी है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, कुछ डेट्स आपको जरूर याद रखनी है। आपकी कुछ डेट्स उस प्रकार से एग्जामिनेशन में उन्होंने डिफरेंट डेट्स पुट भी की हैं, लेकिन आपको याद रखना है 29 मार्च 1857 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, उन्होंने हक्सन एंड बोक को किल कर दिया था बैरकपुर में। तो यहां से शुरुआत, ये पर्सन भी शुरुआती म्यूटनी में माने जाते हैं, लेकिन म्यूटनी एक्चुअल में जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई मेरठ से। मेरठ से म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। इनकी भी रिजेक्शन थी उन एनफील्ड राइफल्स को ना इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन म्यूटनी, मेजर म्यूटनी स्टार्ट हुई है फ्रॉम द मेरठ। तो यही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स आता है कि कहां से म्यूटनी स्टार्ट हुई? मेरठ से हुई है। 10 मई को लोगों ने चलना स्टार्ट किया और 11 मई को वो पहुंच गए दिल्ली में। मार्चिंग सोल्जर्स अराइव्ड दिल्ली एट 11th। तो 10th भी याद रहना चाहिए, 11th भी, 29th मार्च भी, बिकॉज 29th मार्च को मंगल पांडे ने भी एनफील्ड राइफल्स को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, लेकिन म्यूटनी वहां नहीं शुरू हुई,
हालांकि उनको हैंग की सजा कर दी गई थी, लेकिन म्यूटनी एक्चुअल में स्टार्ट हुई फिर मेरठ से। नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग was selected as the Sherpa for India's G20 hosted in 2022 and 23। तो यहाँ पे हमारे जो शर्पा थे फॉर इंडिया, ये सिलेक्ट किया गया था अमिताभ कांत जी को, और ये लेटेस्ट भी आपकी न्यूज़ में पार्ट है, बिकॉज ये अब जो है इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है एज अ शर्पा फॉर इंडियाज G20। लेकिन एक समय पे ये काफ़ी देर उन्होंने हमें सर्व किया है शर्पा ऑफ इंडियाज G20 के पॉइंट ऑफ व्यू से अमिताभ कांत जी ने। नेक्स्ट देखें, पूर्वांचल हिमालयाज डज नॉट इंक्लूड या कंप्राइज ऑफ, किसके द्वारा नहीं है? पूर्वांचल जो हिमालयाज हैं वो ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले हिमालयाज को कहा जाता है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो आपको यहीं पे आंसर पता लग जाएगा। नागा जो है, नागालैंड के पास जो हिमालयाज हैं उसको कहा जाएगा, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुर हिल्स जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, और वहाँ के जो आसपास जो हिल्स हैं उसको मणिपुर हिल्स कह दिया जाता है, वो भी पूर्वांचल का हिस्सा है। मिजोरम के पास वाली हिल्स हैं तो ये भी पूर्वांचल का हिस्सा है। तो पीर पंजाल एक्चुअल में, वैसे तो आप रेंजेस में भी याद करते हैं कि पीर पंजाल तो आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहता, लेकिन यहां से आप एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको याद रहे। तो यहां पे देखें जरा, पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये सारी ही जो हैं ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। पीर पंजाल नहीं होती, पीर पंजाल तो वैसे मेजर पार्ट रहता है मेजर हिमालयस का, यहाँ पे नहीं रहता नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट देखें, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी? हॉकी में सबसे पहली बार इंडिया ने कब अपना डेब्यू किया? तो आपका आंसर रहेगा 1928 के अंदर। और इस साल में जब उन्होंने डेब्यू किया, यानी पहली बार ओलंपिक्स में गए, तो उन्होंने जीता भी। रिमार्केबल डेब्यू रहा हमारा, जब हमने गोल्ड मेडल भी जीत लिया उसके अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेब्यू भी रहा, यानी फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, उसमें वो जीता भी गोल्ड मेडल, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी विक्ट्री रही। नेक्स्ट देखिए, a student on his school assignment is taking a session on how to make compost at home for using it at a park. Which fundamental duty is he performing? Compost रहता है कि जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप प्रोसेसिंग करके उससे मैन्योर बना सकते हैं, उसको कंपोस्ट मेकिंग कहते हैं। वो मैन्योर आप जो है उसको आगे जाके पार्क्स में या फिर ग्राउंड्स में या फिर ऐसी जगहों पे करें, ताकि वो फर्टिलाइजेशन ऑफ द लैंड कर देगा, वो लैंड को फर्टाइल बना देगा। तो ये जो है ये हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आप जो वेस्ट मटेरियल है वो वैसे भी वेस्ट है, वो वैसे भी एनवायरनमेंट को खराब करेगा अगर उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं करोगे। तो एक तो आपने जो चीज़ उसके बेसिक्स के लिए ली वो भी वेस्ट थी और एनवायरनमेंट खराब करती थी, उसको आपने प्रोसेस करके एक मैन्योर में चेंज किया, और मैन्योर में चेंज करके आपने आगे एनवायरनमेंट में उसमें दे दिया। तो ये आपको एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये हमारी कहाँ रहती है? 48A के अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी रहती है। DPSP, सॉरी, ये हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है और DPSP भी रहता है कि एनवायरनमेंट को आपने बचा के रखना है। नेक्स्ट देखें, इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द, कौन सी स्कीम उन्होंने लॉन्च की? विद एन एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सर्विसेज टू पीपल एंगेज इन बेगिंग इन 75 म्यूनिसिपैलिटीज। तो ध्यान रखें, वो ये पूछ रहे हैं कि एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2022 के अंदर, जिसमें रिहैबिलिटेशन, जो बेगिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं लोग, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश हो रही है, और ये स्कीम का नाम था स्माइल 75। स्माइल 75। इसी प्रकार से कोई लेटेस्ट आपके 2024-25 के अंदर कोई स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है जो डिफरेंट है और लोगों के भले के लिए है, वेलफेयर ऑफ ऑल, मैक्सिमम लोगों के लिए, तो वो आपको स्कीम के नेम जरूर आने चाहिए और वो किस पर्पस में इस्तेमाल हो रही है स्कीम, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस में इसको उसको सिग्निफाई करते हुए ये स्कीम जो है रिहैबिलिटेशन किसकी कर रही है? बेगिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी रिहैबिलिटेशन हो रही है। नेक्स्ट देखें, which is the national mission for financial inclusion to ensure access of financial services, namely a basic saving and deposit account, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner। तो ये बहुत ही easy question है because multiple times आपको examination में पूछा गया है, प्लस ये बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया था, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हर पर्सन जो भी हमारे कंट्री के अंदर है उसके लिए एक फाइनेंशियल अकाउंट उसका ज़रूर होना चाहिए बैंक के अंदर, ये उस प्रकार का एक
जो है एक स्कीम थी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर्सपेक्टिव में कि हर पर्सन को बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंक्लूड करने के लिए। तो जो बेसिक बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है, बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेस, ये सब के लिए वो एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक पर्सन आ पाए, उसके लिए ये स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका ईयर भी आता है 2014 के अंदर, 2014 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसका एग्जामिनेशन में अभी तक क्वेश्चंस आते हैं। 2014 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसकी एक मोटो भी था, मेरा खाता भाग्य विधाता, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आज तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। तो ध्यान रखें, हर्षवर्धन पुष्पभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट राजा थे अपने समय के और खुद भी राइटर थे। हर्षवर्धन ने जो किताबें लिखी थी वो थी रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन के खुद के द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं लिखी गई। तो ये जो पहली किताब है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई। आपका आंसर बनता है 1। फर्स्ट बुक वॉज रिटन बाय कालिदास। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है कालिदास की, तो कालिदास की बुक्स में ये भी याद रखना है आपने कि ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। बाकी तीनों किताबें तो हम वैसे ही बहुत अच्छे से याद करते हैं इन आवर डिटेल्ड लेक्चर। नेक्स्ट देखें, The organism that do not have a defined nucleus or organelles are classified into। तो जिन organisms के पास न्यूक्लियस या ऑर्गेनालीज डिफाइंड वे में नहीं होती उनको कहा जाता है उनको मोनारा या फिर कह सकते हो मोनारा जो है उस किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। और उनको प्रोकैरियोट्स भी आप कह सकते हैं। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे, जिसके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनालीज जो है वो वेल डिफाइंड रहती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा मोनारा। और किंगडम्स हमारे इस प्रकार से 5 किंगडम्स हमारे क्लासिफाइड होते हैं, मोनारा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी कह देते हैं, एनिमेलिया। तो इस प्रकार से 5 किंगडम्स के अंदर जो मोनारा है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनालीज नहीं रहेंगी। तो जो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, स्कैटर्ड है इन द सेल। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट देखते हैं, Which article of the Constitution of India provides that there shall be a vice president of India? तो ध्यान रखें आपका कि आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने अच्छे से प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखे हो तो 52 से लेके 62 तक आर्टिकल्स जो हैं वो तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स रहते हैं। और प्रेसिडेंट का पहला आर्टिकल भी क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो 63 से कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, और वो क्या कहेगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका आंसर यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, 63 बनता है। 10 आर्टिकल्स तो आपके सीधा सीधा किसके हैं, प्रेसिडेंट के, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले क्या है, 51 में आर्टिकल डीपीएसपी के हैं, 51A बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये इजी क्वेश्चन है आपको। ये वाइस प्रेसिडेंट के, हालांकि ये क्वेश्चन आसान था लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के और भी आर्टिकल्स आपको आ सकते हैं। तो आपने 63 से लेके आगे तक 70 तक जरूर एक बार पढ़ के जाने हैं वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए पीडीएफ क्रिएट कर रखी है, जो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज इन। ध्यान रखें, अ जैवलिन जब एक एथलीट जो है वो थ्रो करता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल यहाँ पे दिया नहीं है। प्रोजेक्टाइल इस प्रकार से कि सीधा भी जाना, उसने कर्व भी लेना है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे फिर बेस्ट सूटेड जो आंसर है दैट इज कर्व लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट और कर्व का मतलब है कर्व में जाएगी वो स्ट्रेट। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा, वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी बहुत ही अच्छा आंसर रहता है लेकिन आपके ऑप्शंस में गिवन नहीं था, इसलिए आपको कर्व लीनियर मोशन के अंदर वो जो है वो मूव करता है। तो ये इस प्रकार से जो जैवलिन है वो इस प्रकार से थ्रो की जाती है, और इस प्रकार से लीनियर का मतलब स्ट्रेट भी जा रही है और कर्व भी वो ले रही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा कर्व लीनियर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। The green revolution technology resulted in an increase in the production of cereal production from 72.4 million tons। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन आई थी 1965-66 के अंदर, और इसके समय पे 72.4 मिलियन से जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होके 131.9 मिलियन टन्स हो चुकी है थी 10 इयर्स के अंदर, अप्रॉक्सीमेट 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इतने सालों के अंदर ये 131.9, तो आपको इतना याद रखना है बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ ये इससे हमें पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन ने इफेक्ट किया क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं,
कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें किसके अंदर, H2S2O7 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो ध्यान रखें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आपने जिसका पूछा गया है उसको तो आपने अज्यूम कर लेना है कि हम इसका नहीं जानते, और बाकी का जैसे हाइड्रोजन है इसका आपका सेट होता है +1 रहता है, ऑक्सीजन का -2 रहता है। तो अगर मैं देखूं हाइड्रोजन का +1 है, ये सारा कुछ मिलके 0 के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन का अगर 1 है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इस प्रकार से इसका ये क्राइटेरिया बनेगा। सल्फर का मुझे आइडिया नहीं है तो 2 कर लेते हैं और यहाँ पे x ले लो, आपका मैथ्स की एक इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं और -2 अगर आप करें तो इज इक्वल टू सबके 0 आ जाना चाहिए। तो देखें जरा 2 + 2x प्लस या माइनस कर दें क्योंकि माइनस रहेगा आपका, -2 के साथ है, -14 इज इक्वल्स टू 0। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 को उधर ले जाएं, 2x इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू 6। आपका आंसर आ जाना चाहिए 6। तो मैक्सिमम तौर पे आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि h आपको जरूर दिखता है इन द क्वेश्चन, O जरूर दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 होता है +1, ऑक्सीजन का जो रहता है -2 रहता है। तो ये दोनों के साथ तीसरी चीज उन्होंने पूछ ली होगी आपको, तो वो आप निकाल सकते हैं। इन सभी को प्लस करके लास्ट में 0 हो जाना चाहिए, इस प्रकार से इक्वेशन बन जाती है और आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया है। इसका हमने इसको डिस्कस कर लिया किस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको किस किसके मैक्सिमम तौर पे कैसे याद करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो डेफिनेटली याद रखना है, साथ ही साथ एल्कली मेटल्स जो होते हैं, जो पहली लाइन होती है एल्कली मेटल, हाइड्रोजन भी उधर ही है तभी उसका भी +1 है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी के 1 होगा +1। और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो उसके साथ होता है जस्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी के +2 होते हैं। एटलीस्ट ये 2 आप याद रख लें। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जरूर याद रख लें, इनकी मदद से अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप उसे कर लें, अदरवाइज आप उसे लीव कर दें, बिकॉज सभी के याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एट प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो एक अमेंडमेंट आई थी हमारी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट, और इसके द्वारा इन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की थी। अभी ये पूछ रहे हैं कौन सी उसमें से नहीं है, तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं हम। द गवर्नमेंट कैन कॉल एनी एयरपोर्ट अ मेजर एयरपोर्ट जस्ट बाय नोटिफिकेशन, ये करेक्ट है, ये अमेंडमेंट उन्होंने कर दी थी। ये अमेंडमेंट उन्होंने क्यों की, बिकॉज उससे पहले जो था, ये तो अमेंडमेंट है, इससे पहले जो आपका एक्ट आया था एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उसके समय पे उन्होंने कहा था कि कोई भी मेजर एयरपोर्ट तभी कहलाएगा अगर उसका ट्रैफिक जो है वो 35 लाख पैसेंजर्स का रहेगा तो मेजर एयरपोर्ट कहलाएगा। उसके बाद इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या बन रहा है, ये तो उन्होंने पहले कहा था, अमेंडमेंट में नहीं कहा था, आपका आंसर ये बन रहा है। उसके बाद अमेंडमेंट में उन्होंने कहा ये तो कहलाएगा ही, साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट जिसको भी कहेगी कि वो मेजर एयरपोर्ट है उसको वो मेजर एयरपोर्ट का खिताब मिल जाएगा। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं और क्या अमेंडमेंट्स आई। द गवर्नमेंट विल क्लब टुगेदर प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स, ये भी इस अमेंडमेंट में हुआ, उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन ऑफर एयरपोर्ट्स एज अ पैकेज इन PPP, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर उन्होंने कोशिश की इसको बिडर्स को लेके आने के लिए, PPP मॉडल उसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये तीनों चीजें पहली हुई हैं। ये जो लास्ट है ये भी एप्लीकेबल है, ये उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था कि मेजर एयरपोर्ट वो कहलाएगा जहां पे 35 लाख पैसेंजर्स जो है मिनिमम जो रहेंगे एनुअल ट्रैफिक, तो वो मेजर एयरपोर्ट रहेगा। तो इस हिसाब से आपका ये तो करेक्ट है, एट प्रेजेंट ऑल्सो करेक्ट, लेकिन अमेंडमेंट होकर उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट जिसको भी मेजर कहे वो भी मेजर एयरपोर्ट के अंदर कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ये, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका ये जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में है कि इट प्रपोजेस टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट। मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन पहले क्या थी कि 35 लाख कम से कम ईयर के अंदर उसके अंदर पैसेंजर आ जाए तभी उसको कहा जाएगा कि वो मेजर एयरपोर्ट है। बाद में जाके उन्होंने क्या कहा, नहीं, मे ऑल्सो डेजिग्नेट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी डेजिग्नेट कर सकती है मेजर एयरपोर्ट के तौर पे। तो ये एक फर्क आया और इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कब आया, 2021 के अंदर। बाकी चीजें जो हमने बात की वो इसका पार्ट है ही है, ठीक है जी।
तो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ये 25 क्वेश्चंस हमारे पार्ट 10 के। हमारी कोशिश रहेगी नेक्स्ट पार्ट्स भी हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आएँ और आप इससे क्विक रिवीजन अपनी कर पाएँ फॉर एसएससी सीजीएल एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन जो भी आप क्रैक करना चाहते हैं सेंटर स्टेट लेवल्स के ऊपर। थैंक यू।